एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है सेल। ठीक है, सेल में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओके, जिसमें हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया था, प्लास्टिड्स खत्म हो गए थे। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स, ओके, लाइसोसोम, ओके, न्यूक्लियस, ओके, एंड गोल्गी बॉडीज। जो हमारा लेफ्ट सेल चैप्टर में जो सेल ऑर्गेनल्स जो बच गए थे, जिसके बाद हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो है वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस और गोल्गी बॉडीज। अगर आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, या फिर हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस प्रेजेंट हैं उसको पढ़ने के बाद अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, तो आपके स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप अपना कॉन्टैक्ट भेज सकते हैं, अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। तो आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ पे पर डे स्टूडेंट्स होमवर्क बना रहे हैं और होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। स्टार्ट करते हैं वैक्यूल से। तो व्हाट इज वैक्यूल? ठीक है, वैक्यूल बताने से पहले जब हम लोग सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल को जब डिवाइड कर रहे थे, फिगर बनाए थे, तो मैंने आपको दिखाया था कि जो प्लांट सेल उसमें वैक्यूल बड़ा होता है, बट जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल छोटा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्यों छोटा होता है, ये हम लोग जानेंगे अब। तो पहले जान लेते हैं व्हाट इज वैक्यूल। देखिए, तो वैक्यूल इट इज अ kind of storage sac bounded by a membrane। ठीक है, देखिए ये जो वैक्यूल है क्या है, एक टाइप का स्टोरेज सैक है। इसका फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ये जो सेल है, सेल के अंदर स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज में किस चीज़ का स्टोरेज कर सकता है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट का। मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मतलब मेटाबॉलिज्म आप लोग को बताया था क्या हुआ था, रिएक्शन अगर किसी भी टाइप का बॉडी होता है, बॉडी में अगर किसी भी टाइप का रिएक्शन होता है, कोई चीज़ सिंपलर फॉर्म में टूटता है तो उससे कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज होता है और यूजफुल प्रोडक्ट भी रिलीज होता है। तो ये जो वैक्यूल होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। ओके, चलिए, तो ये देखिए, ये था एक मेम्ब्रेन जो स्टोरेज सैक है, मेम्ब्रेन से बाउंडेड है। ठीक है, एक सैक है, एक बोड़ा है जो मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, जिसको जो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल को अलग करता है। मान लेते हैं ये सेल है, तो इस सेल को, ये जो वैक्यूल के अंदर जो सैप भरा होता है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, इसको अलग कौन करता है, तो ये मेम्ब्रेन अलग करता है। किससे अलग करता है, तो साइटोप्लाज्म से अलग करता है। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, तो इस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ओके, कौन सा मेम्ब्रेन है, जो वैक्यूल के अंदर का जो सैप है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर किए हुए है उसको साइटोप्लाज्म से अलग करता है, वो है टोनोप्लास्ट। ओके, जो किस चीज़ से, और इसके अंदर जो सैप भरा हुआ है वो किस चीज़ से भरा हुआ है, इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, शुगर प्रेजेंट होता है, उसके बाद प्रोटीन्स स्टोर होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। अब देखते हैं, देखिए प्लांट सेल को और एनिमल सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है वो छोटा क्यों होता है। देखिए, एनिमल्स में तो सब लोग जानते ही हैं कि एनिमल्स में हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए यूरिनेशन जाते हैं, स्वेटिंग करते हैं, तो स्वेटिंग से कुछ वेस्ट रिलीज होता है, यूरिन से कुछ वेस्ट रिलीज हो जाता है। बट ऐसा कभी देखा है आपने कि प्लांट्स में से स्वेट निकल रहा है, प्लांट यूरिनेशन के लिए गया हुआ, ऐसा तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसे, अब देखें क्यों, इसके अंदर जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है ये सारा वेस्ट प्रोडक्ट कौन स्टोर कर लेता है, वैक्यूल स्टोर कर लेता है। उसी कैसे आप समझेगा, तो फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर लेता है तो इसका क्या होता है भाई, तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा पत्ता है, पत्ता एक समय के बाद येलो होके गिर जाता है, तो ये येलो होने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सेल्स जो थे उसके अंदर सारा वेस्ट प्रोडक्ट भरते गया और एक समय के बाद ये सेल, ये जो लीफ था वो डेड हो गया। ओके, और उसने, प्लांट ने उसको शेड कर दिया। उसी तरीके से रूट्स होते हैं, कुछ रूट्स भी अपने आप को शेड करते हैं। बार्क आप लोगों ने देखा होगा, स्टेम पे जो ट्रंक में जो बार्क निकला हुआ होता है वो भी शेड होते रहता है, वो भी नॉन लिविंग हो जाता है। यही जो वैक्यूल होता है उसका काम होता है
ये सारे टॉक्सिक वेस्टेज को स्टोर करना और एक समय के बाद रिलीज कर देना। बट एनिमल्स में जो हम लोग टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको तो रिलीज कर लेते हैं, तो वैक्यूल छोटा होता है, तो इसका फंक्शन हमारे सेल में हो जाता है ये वाटर का जो रेगुलेशन होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर्स को रेगुलेट करता है। मान लेते हैं कभी हमारे बॉडी में सेल्स के बाहर में बहुत ज़्यादा पानी हो गया, सेल्स के अंदर में कम पानी हो गया, तो उसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा तो यहाँ से सारा पानी सेल के अंदर जाएगा, क्योंकि ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो इसके तरफ मूव करेगा, तो इसको मेंटेन कौन करता है, तो वैक्यूल मेंटेन करता है। तो सारा पानी किसके अंदर स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ओके, चलिए, तो ये था वैक्यूल का। अब देखते हैं वैक्यूल में कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं वैक्यूल का। तो फंक्शन पहला तो आप लोगों ने जान लिया क्या, कि ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज समझ लिया किस चीज़ के स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद और समझते हैं, ये सेल को रिजिडिटी देता है। किस सेल को, तो प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है और शेप देता है, ठीक है, ये प्लांट सेल को एक फिक्स शेप देता है और रिजिडिटी देता है। ओके, अब ये स्टोरेज हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइसोसोम पे। हमारा जो वैक्यूल था वो हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइसोसोम पे। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम कहने का मतलब क्या हुआ भाई, तो देखिए हमने आपको हमेशा बताया है कि भाई आपके डेफिनेशन में, आपका जो किसी भी चीज़ का डेफिनेशन होता है वो उसके हेडिंग से ही मिल जाएगा, आपके क्वेश्चन में ही सारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए लाइसो का अगर हम लोग लैटिन नेम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है लाइसिस, और सोम मीन्स सोमा। ओके, तो लाइसिस का मतलब हम लोग लिख सकते हैं डाइजेस्टिव, ठीक है, और सोमा मीन्स बॉडी, तो डाइजेस्टिव बॉडी। तो लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग्स कहते हैं। क्यों सुसाइडल बैग्स कहते हैं वो आगे बताएंगे, उससे पहले देखते हैं कि डाइजेस्टिव बॉडीज़ को क्यों कहते हैं। क्योंकि ये बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट आते हैं या फिर पैथोजेंस आते हैं उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ठीक है। किसको किसको डाइजेस्ट कर जाता है, तो पैथोजेंस को डाइजेस्ट कर जाता है। हमारे बॉडी में आने वाले जैसे कि जो डेड सेल हो जाते हैं, डेड सेल्स को डाइजेस्ट कर जाता है। इसको कैसे समझेंगे कि डाइजेस्ट कैसे करता है डेड सेल को, तो इसके लिए एग्जांपल हम आप लोग को देते हैं। जैसे कि किसी ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है, थप्पड़ अगर आपको किसी ने मारा तो आपके उस एरिया में जो कुछ सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो अब उसके लिए कुछ फंक्शन, उसके लिए सेल के अंदर कुछ फंक्शन होगा कि उस डैमेज सेल को ख़त्म करना है। तो इस डैमेज सेल को कौन खत्म करता है, लाइसोसोम खत्म करता है। अगर लाइसोसोम नहीं होता तो जो डैमेज सेल हो जाते हैं उसका एक बहुत ज़्यादा स्टोरिंग हो जाता है और वो सेल्स वैसे हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको डाइजेस्ट कौन कर जाता है, लाइसोसोम कर जाता है, ठीक है। तो लाइसोसोम समझ गया किसको कहते हैं, आर डाइजेस्टिव बॉडी सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, are digestive sac-like body surrounded by a single membrane containing HCl, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मतलब ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता जुलता है, ठीक है। ऐसा एंजाइम जो HCl के साथ मिलता जुलता है वो लाइसोसोम के अंदर भरा होता है। उसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्ट करना। किस चीज़ को डाइजेस्ट करना भाई, तो पैथोजेंस को, डेड सेल्स को डाइजेस्ट करना, ठीक है। ये सब चीज़ था लाइसोसोम का। अब आते हैं हम लोग गोल्गी बॉडीज़ के पास, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज़, गोल्गी बॉडीज, अब देखिए गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर हम लोगों ने आपको ऐसा बना के दिखाया था ना। तो इस स्ट्रक्चर के पीछे भी कुछ राज है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ के, किसके बगल में दिखाया था हम लोगों ने आपको, न्यूक्लियस के बगल में दिखाया था। ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना। तो इसके बगल में था क्या, गोल्गी बॉडीज था, मतलब इसका कुछ ना कुछ इसके साथ कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है अभी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडी के बारे में समझना है। अ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है, एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, अ कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर formed of tubules and vesicles, ठीक है। देखिए
क्या बोला मैंने, एक कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से बना होता है। कैसे, तो देखिए ये जो था रफ डायग्राम था, अगर हम लोग इसका रियल डायग्राम देखें तो ये देखिए होता है गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर। ये गोल्गी बॉडीज है, ठीक है। तो इसमें देखिए ट्यूब्स भी हैं और वेसिकल्स भी हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स भी होते हैं और वेसिकल्स भी होते हैं। इसका क्या फंक्शन होता है भाई बॉडी में, ये भी तो मालूम होना चाहिए कि गोल्गी बॉडीज ट्यूब्स के फॉर्म में, वेसिकल्स के फॉर्म में, तो इसका क्या फंक्शन होता है। तो गोल्गी बॉडीज का एक ही फंक्शन होता है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बट जो मेन फंक्शन इसका होता है ये होता है सिक्रीशन का। सिक्रीशन किस चीज़ के, सिक्रीशन का। सिक्रीशन से पहले इसका फंक्शन होता है, ये हमारे सेल का पैकिंग फैक्ट्री है, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड पैकिंग फैक्ट्री। मान लेते हैं कि इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से, SCR से लिपिड्स आया, ठीक है, लिपिड्स सिंथेसाइज करता है वो, तो लिपिड्स गोल्गी बॉडीज के अंदर आया, वहाँ पे वो स्टोर होता है कुछ समय के लिए, फिर प्रोसेस उसको किया जाता है और उसके ऊपर में बाउंडिंग मेम्ब्रेन चढ़ाया जाता है, उसको पैक किया जाता है, उसके बाद उसको सेल में रिलीज कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और पैक करके सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो गोल्गी बॉडीज का आप लोगों ने समझ लिया क्या फंक्शन होता है। ओके, चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि व्हाट इज न्यूक्लियस। तो अब जो हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वो है न्यूक्लियस। इसका हम लोग एक फिगर के द्वारा समझते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियस होता क्या है। ये है आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ओके, देखिए न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखिए जो अपर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। ओके, ये जो आप लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्रोमोसोम या क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। और ये जो छोटा सा एग लाइक स्ट्रक्चर है इसको न्यूक्लियोलस, ठीक है। देखिए ये न्यूक्लियस एक ओवल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के सेंट्रल पोजीशन पर रहता है। एनिमल सेल पे ये, जैसे कि आपका एनिमल सेल मान लेते हैं, ये एनिमल सेल है, तो इस एनिमल सेल के सेंट्रल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में ये डॉटेड स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं ये कलरलेस होता है, ठीक है। ये कलरलेस लिक्विड होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम लोग न्यूक्लियो प्लाज्म कहते हैं। ओके, सेल के अंदर भी लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं, और ये सारा सेल ऑर्गेनल्स किस में रहता है, साइटोप्लाज्म में रहता है। ओके, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर में जो पूरा लिक्विड भरा हुआ है उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि कलरलेस लिक्विड है। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, जो डीएनए और जीन से बना हुआ होता है। डीएनए का मतलब आप लोग जानते ही हो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो प्रोटीन से बना हुआ होता है और कैरेक्टर्स कैरी करता है अपने ऊपर। इसके ऊपर में जो कैरेक्टर्स कैरी करते हैं वो जीन्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स कैरी करते हैं। जब सेल का डिवीजन होता है, आगे जब आप लोग रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोग देखोगे एक सेल जब डिवाइड करता है तो इसमें से कुछ क्रोमोसोम और इसमें से कुछ क्रोमैटिन मटेरियल बाद में टूट जाता है, जो क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। वो कुछ क्रोमोसोम इसमें आता है, कुछ क्रोमोसोम इससे आके इसमें आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो क्रोमोसोम होता है वो डीएनए से बना हुआ होता है, और डीएनए के ऊपर में क्या होता है, जीन्स होता है। तो कुछ कैरेक्टर इससे, कुछ कैरेक्टर इससे, मतलब जो डीएनए होता है वो कैरेक्टर्स कैरी करता है जीन्स पे, ठीक है। चलिए, तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो ये आपका है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका शेप आप लोग कह सकते हो 5 to 25 माइक्रोमीटर्स का होता है, ठीक है। इसका साइज 5 to 25 माइक्रोमीटर्स आप लोग कह सकते हो। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगी का अगर बात करें, जिसमें साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन अलगी एक टाइप का होता है
साइनोबैक्टीरिया नाम है, नाम बैक्टीरिया है बट ये एक टाइप का अलगी है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो कंपार्टमेंट्स है, ये सब जो चीज़ें हैं जैसे क्रोमैटिन हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, आपका न्यूक्लियोलस हो गया, ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है बट न्यूक्लियस एनवेलप जो होता है वो एब्सेंट होता है। ओके चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये न्यूक्लियस का कुछ फंक्शन होता है, ये क्रोमैटिन और ये इसके अंदर में जो क्रोमैटिन होता है, ये जब बाद में जब क्रोमोसोम में डिवाइड होता है, कितने टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर में आप लोग को बताएंगे। पहले अभी जान लेते हैं थोड़ा सा न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। तो न्यूक्लियस का फंक्शन जब आप लोग लिखिएगा तो सबका फंक्शन मिला के ही आप लिखिएगा। तो न्यूक्लियस का फंक्शन हो जाता है स्टोर हाउस ऑफ द जीन। न्यूक्लियस के अंदर ही जीन का स्टोर हाउस है, किस पे है तो क्रोमैटिन मटेरियल पे। ओके और ये जो होता है सेल को क्या क्या में और ऑर्डर करता है, सेल को ऑर्डर भी करता है किस चीज़ में, तो सेल के डिवीज़न में, सेल्स के सेपरेशन में, सिक्रीशन में, तो ये ऑर्डर करता है। तो ये था न्यूक्लियस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो क्रोमैटिन होता है, इस क्रोमैटिन का जब डिवीज़न होता है, मतलब जब सेल डिवाइड करने के टाइम पे आता है, तो ये क्रोमैटिन किस चीज़ में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में, ठीक है, किस चीज़ में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में। ह्यूमंस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हो जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब किसी और ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानेंगे, तो मान लेते हैं माउस। माउस के अंदर होता है 40 क्रोमोसोम्स। उसी तरीके से आ जाता है टोमेटो। टोमेटो के अंदर हो जाता है 24 क्रोमोसोम्स। मतलब ह्यूमंस के अंदर, मतलब हर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम्स डिफ्रेंशिएट करता है। हम लोग के अंदर 46 है तो उसके अंदर कुछ और होगा, माउस के अंदर 40 हो जाएगा, टोमेटो के अंदर 24 हो जाएगा। इसी तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो क्रोमोसोम्स मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, मेनली 4 टाइप, जिसमें से पहला टाइप हम लोग बोल सकते हैं मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, उसी तरीके से अगर तीसरा लिखना चाहे तो वो हो सकता है एक्रोसेंट्रिक, जो लास्ट वन हो जाता है वो आपका हो जाता है टेलोसेंट्रिक। लास्ट वन इज योर टेलोसेंट्रिक। देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम 4 टाइप का, उसके शेप्स और सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर लिखा गया, ठीक है। देखिए सेंट्रोमियर, जब ये हो गया सेंट्रोमियर, सेंटर जो हो जाता है, मियर्स मतलब हो जाता है हैंड्स, तो 2 हैंड्स का सेंटर जो हो जाता है उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अगर मेटासेंट्रिक हुआ तो उसके अंदर का कैसा हो जाता है, मान लेते ये मेटासेंट्रिक है तो इसका जो क्रोमोसोम होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। उसी तरीके से अगर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर आए तो उसका हो जाता है स्ट्रक्चर, ये एक छोटा हैंड हो जाता है और एक बड़ा हैंड हो जाता है, ये होता है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। उसी तरीके से एक्रोसेंट्रिक में आ जाए तो सेंट्रोमियर के ऊपर में एक छोटा सा हैंड होता है और नीचे में एक बड़ा सा हैंड होता है, वो होता है एक्रोसेंट्रिक। और टेलोसेंट्रिक की ओर जब हम लोग बढ़े तो इसमें सेंट्रोमियर के पास ओनली 1 हैंड प्रेजेंट होता है। तो ये थे क्रोमोसोम्स के टाइप, हम लोग समझ सकते हैं। तो यहीं पे आपका सेल चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अगर इस चैप्टर से आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके हर डाउट का क्लियरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके जो इस चैप्टर से जो रिलेटेड होमवर्क होंगे आपको आज ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको एक वीडियो के द्वारा आप लोग को दे देंगे। तब तक कीप वॉचिंग अस, थैंक यू।